Vocabulary, Unit number 6, Nasiruddin. A. Use the following words and sentences of your own. Popular. Nasiruddin is a popular character because of his funny and wise stories. नसीरुद्दीन एक मशहूर किरदार है क्योंकि उसकी कहानियाँ हंसी मजाक और दानाई से भरी होती है. Worn out. After walking all day, I was completely worn out. पूरा दिन चलने के बाद मैं बिल्कुल थक गया था. Turban. He wore a beautiful white turban on his head. उसने अपने सर पर एक खूबसूरत सफेद पगड़ी पहनी हुई थी. Gallop. The horse began to gallop across the field quickly. घोड़ा मैदान में तेजी से दौड़ने लगा. Blown. The leaves were blown away by the strong wind. पत्ते तेज हवा की वजह से उड़ गए. Ornament. She wore a golden ornament on her wrist during the festival. उसने त्योहार के दौरान अपनी कलाई पर सोने का जेवर पहना. B. What do you understand by the following terms from the lesson? सबक में इस्तेमाल होने वाले दर्ज झेल अल्फाज से आप क्या मतलब लेते हैं? Worthy of you means आप जैसे शख्स के काबिल या लायक. To get money not advice means पैसे लेना चाहते हैं मशवरा नहीं. To get money पैसे हासिल करना. Not advice मशवरा नहीं. Being swept along means किसी चीज़ के साथ बह जाना बगैर किसी इख्तियार के. Being swept बहा लिया जाना. Along साथ साथ. Experiences of day to day life means रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात. Experiences तजुर्बात of day to day life रोज़मर्रा ज़िंदगी के. Grammar section, unit number 6, Nasiruddin. A. Complete the following sentences using an adjective belonging to the categories specified. मंदरजे झेल जुमलों को मुकम्मल करें और हर एक में दी गई किस्म के मुताबिक एडजेक्टिव इस्तेमाल करें. We had to take a difficult route to reach our destination. हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ा. यहाँ difficult एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ये बता रही है कि रास्ता कैसा था. जब कोई एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी ज़ाहिर करे, जैसे अच्छा, बुरा, आसान, मुश्किल, तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. वी शुड बी हॉनेस्ट सिटीज़न. हमें ईमानदार शहरी होना चाहिए. यहाँ हॉनेस्ट एडजेक्टिव है. ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ये इंसान के किरदार या फितरत के बारे में बताती है. जब कोई एडजेक्टिव बताए कि कोई शख्स कैसा है, जैसे ईमानदार, बहादुर, रहमदिल, खुदगर्ज, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाती है. ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक सूट. वो काला सूट पहने हुए है. यहाँ ब्लैक एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है. ये सूट का रंग बता रही है. एडजेक्टिव ऑफ कलर किसी चीज़ के रंग या ज़ाहिरी सूरत के बारे में बताती है, जैसे सुर्ख, सब्ज़, नीला, सफ़ेद, काला. बुर्ज अल खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है. यहाँ टॉलेस्ट एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है. ये टॉल की सबसे अला यानी सुपरलेटिव डिग्री हालत है, जिसका मतलब है सबसे ऊंचा. एडजेक्टिव ऑफ साइज किसी चीज़ के कद, लंबाई या जिसामत को जाहिर करती है, जैसे लंबा, छोटा, बड़ा, पतला. द अर्थ इज़ राउंड. ज़मीन गोल है. यहाँ राउंड एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव ऑफ शेप है. ये ज़मीन की शक्ल या बनावट जाहिर कर रही है. एडजेक्टिव ऑफ शेप किसी चीज़ की ज़ाहिरी सूरत बताती है, जैसे गोल, चौकोर, तिकोनी, एटसेट्रा. B. Complete the following sentences using the appropriate degree of the adjective given in the brackets. दर्ज झेल जुमलों को मुकम्मल करें और ब्रैकेट में दी गई एडजेक्टिव की दुरुस्त डिग्री इस्तेमाल करें. He is empty space then his neighbors rich. अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो मालूम होता है कि यहाँ दो अफराद यानी ही और his neighbor के दरमियान मवाजिना कंपैरिजन किया गया है. इसलिए हमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी होगी. कंपैरेटिव डिग्री बनाने के उसूल या रूल्स होते हैं. इनमें से एक अहम कायदा ये है कि अगर कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल पर मुश्तमिल हो तो मवाजिना ज़ाहिर करने के लिए उसके आखिर में
ई आर का इजाफा किया जाता है। लफ्ज़ रिच एक वन सिलेबल एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसके आखिर में ई आर लगाकर रिचर बनाएंगे और फिर इसे खाली जगह में इस्तेमाल करेंगे। ये जुमला मुकम्मल इस तरह बन जाएगा, ही इज़ रिचर देन हिज नेबर्स। वो अपने हमसाइयों से ज़्यादा अमीर है। द ब्राइड्स वर मच एम्प्टी स्पेस देन द ग्रूम्स यंग। अगर हम जुमले पर गौर करें तो यहाँ दो ग्रोहों दुल्हने ब्राइड्स और दुल्हे ग्रूम्स का मवाजना किया जा रहा है, लिहाजा हमें यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी होगी। कायदा, क्योंकि लफ्ज़ यंग एक वन सिलेबल एडजेक्टिव है, इसलिए मवाजना ज़ाहिर करने के लिए इसके आखिर में ई आर का इजाफा किया जाएगा। लफ्ज़ यंग से यंगर बनेगा, फिर इसे खाली जगह में रखकर जुमला यूं मुकम्मल होगा, द ब्राइड्स वर मच यंगर देन द ग्रूम्स। दुल्हने दुल्हों से काफ़ी छोटी थे। ही इज़ एम्प्टी स्पेस स्टूडेंट ऑफ द क्लास इंटेलिजेंट। अगर हम जुमले को देखें तो यहाँ मवाजना कई तलबा के दरमियान किया जा रहा है, यानी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म। ऐसी सूरत में हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं जो किसी एडजेक्टिव का सबसे आला दर्जा यानी द हाईएस्ट डिग्री ज़ाहिर करती है। कायदा, अगर एडजेक्टिव दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स पर मुश्तमिल हो, जैसे इंटेलिजेंट, तो इससे पहले द मोस्ट लगाया जाता है। क्योंकि इंटेलिजेंट 3 सिलेबल पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इससे पहले द मोस्ट लगा लेंगे। यूँ जुमला मुकम्मल बनेगा, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वो क्लास का सबसे ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म है। ही इज़ एम्प्टी स्पेस देन आई थॉट हिम टू बी क्लेवर। इस जुमले में ही का मवाजना इसकी अपनी तवक्को यानी आई थॉट से किया जा रहा है, लिहाजा यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। कायदा, क्योंकि लफ्ज़ क्लेवर 2 सिलेबल पर मुश्तमिल है, लेकिन ई आर का इजाफा किया जा सकता है, इसलिए हम इसे क्लेवर बना देते हैं। यूँ जुमला मुकम्मल यूँ होगा, ही इज़ क्लेवर देन आई थॉट हिम टू बी। व्हेन द ओल्ड वुमन बिकेम एम्प्टी स्पेस शी बिगेन टू मूव अबाउट स्ट्रॉन्ग। अगर हम जुमले पर गौर करें तो यहाँ इसी एक शख्स बूढ़ी औरत की हालत में तब्दीली ज़ाहिर हो रही है, यानी पहले कमज़ोर थी फिर पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई। ऐसी सूरत में भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। कायदा, लफ्ज़ स्ट्रॉन्ग एक वन सिलेबल एडजेक्टिव है, लिहाजा इसके आखिर में ई आर लगाकर स्ट्रॉन्गर बनाया जाएगा। यूँ जुमला मुकम्मल यूँ बनेगा, व्हेन द ओल्ड वुमन बिकेम स्ट्रॉन्गर शी बिगेन टू मूव अबाउट। जब बूढ़ी औरत ज़्यादा ताकतवर हो गई तो उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। दर्ज झेल जुमलों को एडजेक्टिव्स की दुरुस्त तरतीब इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल करें। पहला कायदा, रूल समझ लें, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जब किसी इसम यानी नाउन से पहले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल की जाए तो उनकी तरतीब ऑर्डर हमेशा एक ख़ास कायदे के मुताबिक रखी जाती है। दुरुस्त तरतीब आमतौर पर यूँ होती है, क्वांटिटी, नंबर, 1 2 मैनी, ओपिनियन, क्वालिटी, जैसा कि ब्यूटीफुल, डर्टी, नाइस, साइज, जैसा कि बिग, स्मॉल, टॉल, एज, जैसा कि ओल्ड, यंग, न्यू, शेप, फॉर एग्जांपल राउंड, स्क्वायर, कलर, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ब्लैक, origin, for example Chinese, German, Egyptian, material, for example wooden, plastic, silk, purpose, for example sleeping as and sleeping bag। अगर तरतीब गलत हो जाए तो जुमला गैर फितरी लगता है, जैसे प्लास्टिक ब्लू बैग कप्स की बजाय बैग ब्लू प्लास्टिक कप्स दुरुस्त है। MCQs, he was wearing a dirty old flannel shirt. He was wearing a dirty old flannel shirt। अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो यहाँ शर्ट से पहले 2 एडजेक्टिव्स हैं, ओल्ड और डर्टी। इनमें डर्टी किसी क्वालिटी या ओपिनियन जबकि ओल्ड एज को जाहिर कर रहा है। कायदे के मुताबिक ओपिनियन या क्वालिटी हमेशा एज से पहले आती है, लिहाजा दुरुस्त तरतीब होगी डर्टी ओल्ड फ्लैनल। यूँ जुमला बनेगा, ही वॉज वेयरिंग अ डर्टी ओल्ड फ्लैनल शर्ट। वो एक गंदा पुराना लालीन का कमीज पहने हुआ था। पास मी द बिग ब्लू प्लास्टिक क्लब। पास मी द बिग ब्लू प्लास्टिक कप्स। यहाँ 3 एडजेक्टिव्स हैं, बिग, ब्लू और प्लास्टिक। बिग
سائز کی نشاندہی کر رہا ہے، بلو کلر کی نشاندہی کر رہا ہے، اور پلاسٹک مٹیریل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ قاعدے کے مطابق سائز، کلر، مٹیریل، لہٰذا درست ترتیب ہوگی بیگ بلو پلاسٹک، پاس می دا بیگ بلو پلاسٹک کپس، مجھے بڑے نیلے پلاسٹک کے کپ دے دو۔ ہی سیٹ بیہائنڈ بیگ براؤن ووڈن ڈیسک۔ اگر ہم اس جملے پر غور کریں تو یہاں ڈیسک میں سے پہلے 3 ایڈجیکٹیوز استعمال ہوئے ہیں، بیگ، براؤن اور ووڈن۔ ان میں سے بیگ سائز، براؤن کلر اور ووڈن مٹیریل کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہم آرڈر آف ایڈجیکٹیوز کا قاعدہ یاد کرتے ہیں۔ انگریزی میں ایڈجیکٹیوز کی ترتیب ایک خاص اصول کے مطابق ہوتی ہے جو عام طور پر اس طرح ہے: اوپینین، سائز، ایج، شیپ، کلر، اوریجن، مٹیریل اینڈ پرپز۔ اس ترتیب کے مطابق سائز پہلے، پھر کلر اور آخر میں مٹیریل آتا ہے، لہٰذا یہاں درست ترتیب ہوگی بیگ، براؤن، ووڈن۔ یوں مکمل جملہ بنے گا: ہی سیٹ بیہائنڈ بیگ براؤن ووڈن ڈیسک۔ وہ ایک بڑے بورے لکڑی کے میز کے پیچھے بیٹھا۔ I used to drive an old blue German car۔ اگر ہم اس جملے پر غور کریں تو یہاں کار سے پہلے 3 ایڈجیکٹیوز استعمال ہوئے ہیں، old، blue اور German۔ ان میں سے old ایج ظاہر کر رہا ہے، blue رنگ ظاہر کر رہا ہے، اور German قومیت یا origin ظاہر کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ایڈجیکٹیوز کے استعمال کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اس قاعدے کے مطابق ایڈجیکٹیوز کا عمومی ترتیب یوں ہے: opinion، سائز، ایج، شیپ، کلر، اوریجن، مٹیریل، پرپز۔ لہٰذا یہاں ہم ایج کو پہلے رکھیں گے، اس کے بعد کلر اور آخر میں اوریجن، یعنی درست ترتیب ہوگی اولڈ، بلو، جرمن۔ یوں جملہ اس طرح مکمل ہوگا: I used to drive an old blue German car۔ میں ایک پرانی نیلی جرمن کار چلایا کرتا تھا۔ She gave him a small black Egyptian vase۔ اگر ہم اس جملے پر غور کریں تو یہاں ویز گلدان سے پہلے 3 ایڈجیکٹیوز ہیں، اسمال، بلیک اور ایجپشن۔ ان میں سے اسمال سائز، بلیک کلر اور ایجپشن اوریجن ظاہر کر رہا ہے۔ قاعدے کے مطابق ایڈجیکٹیوز کی ترتیب یوں ہوگی: سائز، کلر، اوریجن۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے کی درست شکل یوں ہوگی: She gave him a small black Egyptian vase۔ اس نے اسے ایک چھوٹی کالی مصری گلدان دی۔ Use the word given and bracket at the end of the sentences to form a suitable adjective۔ ہر جملے کے آخر میں دیے گئے لفظ کو بطور ایڈجیکٹیو استعمال کر کے مناسب صورت میں جملہ مکمل کرے۔ حمید writes in a simple and dash way understand۔ دیے گئے جملے کو غور سے پڑھی۔ اس جملے کے آخر میں understand لکھا گیا ہے۔ understand دراصل ایک verb ہے، ہم نے اسے ایڈجیکٹیو میں تبدیل کرنا ہے۔ ایڈجیکٹیو بنانے کے لیے ہم اس لفظ کے آخر میں سفکس ایبل کا اضافہ کریں گے۔ understand plus able is equal to understandable۔ اس طرح یہ لفظ understand سے understandable بن جائے گا۔ اب ہم اسے خالی جگہ میں لکھیں گے۔ دیا گیا جملہ یوں بن جائے گا: حمید writes in a simple and understandable way۔ حمید ایک سادہ اور قابل فہم انداز میں لکھتا ہے۔ The party was much more empty space than I had expected۔ enjoy۔ اس جملے کے آخر میں enjoy لکھا گیا ہے۔ understand کی طرح enjoy بھی ایک verb ہے۔ enjoy اس کا مطلب ہے لطف اٹھانا۔ ہم نے اسے بھی ایڈجیکٹیو میں تبدیل کرنا ہے تاکہ یہ پارٹی کی کیفیت ظاہر کرے۔ پہلے کی طرح یہاں بھی ایڈجیکٹیو بنانے کے لیے ہم اس لفظ کے آخر میں سفکس ایبل کا اضافہ کریں گے۔ enjoy plus able is equal to enjoyable۔ یوں یہ لفظ enjoyable بن جائے گا جس کا مطلب ہے مزیدار یا دلچسپ۔ اب ہم اسے خالی جگہ میں لکھیں گے۔ دیا گیا جملہ یوں بن جائے گا: The party was much more enjoyable than I had expected۔ پارٹی میری توقع سے زیادہ خوشگوار اور مزیدار تھی۔ I wish I had dash powers magic۔ یہ MCQs پہلے دیے گئے MCQs سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں میجک لکھا گیا ہے جو ایک ناؤن ہے، مطلب جادو۔ ہم نے اسے ایڈجیکٹیو میں تبدیل کرنا ہے تاکہ یہ پاورز کی نوعیت بتائے۔ ایڈجیکٹیو بنانے کے لیے ہم اس لفظ کے آخر میں سفکس AL کا اضافہ کریں گے۔ میجک پلس AL is equal to magical۔ اب ہم اسے جملے میں لکھیں گے: I wish I had magical powers۔ کاش میرے پاس جادوئی طاقتیں ہوتے۔ Maria came to me in a very dash state emotion۔ جملے کے آخر میں لفظ ایموشن دیا گیا ہے۔ ایموشن ایک ناؤن ہے، مطلب جذبات۔ ہمیں اسے ایڈجیکٹیو میں تبدیل کرنا ہے تاکہ یہ اسٹیٹ کی کیفیت بیان کرے۔
एडजेक्टिव बनाने के लिए हम इस लफ्ज़ के आखिर में सफिक्स al लगाएंगे। इमोशन प्लस al इज इक्वल टू इमोशनल। अब हम इसे खाली जगह में लिखेंगे। मारिया came to me in a very emotional state। मारिया मेरे पास बहुत जज्बाती हालत में आई। My sister is allergic to cats। इस जुमले के आखिर में लफ्ज़ एलर्जी लिखा गया है। एलर्जी एक नाउन है, मतलब एलर्जी। हमें इसे एडजेक्टिव में तब्दील करना है ताकि ये सिस्टर की कैफियत बताए। एडजेक्टिव बनाने के लिए हम इस लफ्ज़ के आखिर में सफिक्स IC का इजाफा करेंगे। एलर्जी प्लस IC इज इक्वल टू एलर्जिक, यानी एलर्जी वाला। अब हम इसे खाली जगह में लिखेंगे। माई सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स। मेरी बहन को बिल्लियों से एलर्जी है। F आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झेल जुमलों में एडजेक्टिव फ्रेजेस की निशानदेही करें। हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। क्या तुमने कभी ऐसा हाथी देखा है जिसकी जल्द सफेद हो। अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो एलिफेंट एक नाउन है और इसके बाद आने वाला फिक्रा विद अ वाइट स्किन दरअसल इस नाउन की वजाहत कर रहा है। क्योंकि ये फ्रेज नाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। वो सोने का ताज पहने हुआ था। अगर हम इस जुमले का तज्जिया करें तो यहाँ क्राउन नाउन है, इसके बाद आने वाला फिक्रा मेड ऑफ गोल्ड नाउन क्राउन की क्वालिटी जाहिर कर रहा है, लिहाजा मेड ऑफ गोल्ड एक एडजेक्टिव फ्रेज है। डियर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसकी नीली आंखें थी। इस जुमले में गर्ल नाउन है और इसके बाद आने वाला फिक्रा विद ब्लू आइज गर्ल की वजाहत कर रहा है, इसलिए विद ब्लू आइज एक एडजेक्टिव फ्रेज है। वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट। छोटे पिंजरे में बंद जंगली जानवर अफसोसनाक मंजर पेश करते हैं। यहाँ वाइल्ड बीस्ट नाउन है और इसके बाद आने वाला फ्रेज इन स्मॉल केजेस इन जानवरों की हालत या कैफियत बता रहा है जो छोटे पिंजरों में बंद हो। ये फ्रेज नाउन की वजाहत कर रहा है, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड कैम टू सी मी। अगर हम इस जुमले को देखें तो मैन नाउन है और इसके बाद आने वाला फ्रेज विद अ लॉन्ग बियर्ड नाउन की क्वालिटी जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी मुझसे मिलने आया। In each of the following sentences, replace the adjective and color by adjective phrase of the same meaning। दर्ज झेल जुमलों में मतलब वाले adjective phrases तब्दील करें। It is a white elephant। It is an elephant with a white skin। ये एक सफेद जल्द वाला हाथी है। अगर हम इस जुमले को गौर से देखें तो यहाँ white एक एडजेक्टिव है जो एलिफेंट की क्वालिटी जाहिर कर रहा है। हमने इसे बदलकर एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाया है विद वाइट स्किन। ये फ्रेज भी वही मतलब रखता है, यानी कैसा हाथी जिसकी जल्द सफेद हो, लिहाजा वाइट को विद वाइट स्किन से रिप्लेस करना दुरुस्त है। He lived in a stone house। He lived in a house made of stone। वो एक पत्थर से बनी हुई घर में रहता था। इस जुमले में स्टोन एक एडजेक्टिव के तौर पर हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। हमने स्टोन की जगह मैड ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज मैड ऑफ स्टोन इस्तेमाल किया है जो वही मतलब देता है जो पत्थर से बनी हो। यू स्टोन हाउस बन गया हाउस मैड ऑफ स्टोन। एडजेक्टिव फ्रेज मैड ऑफ स्टोन। द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन। द किंग वोर अ क्राउन मैड ऑफ गोल्ड। बादशाह ने सोने से बना ताज पहना। यहाँ क्राउन गोल्डन एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। यहाँ गोल्डन जो कि एक एडजेक्टिव है क्राउन की क्वालिटी बता रहा था। हमने इसे मैड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज से रिप्लेस किया। दोनों का मतलब एक ही है, जो सोने से बना हो। She wore a diamond necklace। She wore a necklace made of diamond। उसने हीरे का बना हार पहना। यहाँ डायमंड एडजेक्टिव के तौर पर नेकलेस की क्वालिटी बयान कर रहा है। फ्रेज फॉर्म में हमने इसे मैड ऑफ डायमंड में तब्दील किया है जो मीनिंग में सेम है, जो हीरे से बना हो। इस तरह डायमंड नेकलेस बन गया नेकलेस मैड ऑफ डायमंड। इट वॉज अ हॉरिबल नाइट। इट वॉज अ नाइट फुल ऑफ हॉरर। ये एक दहशत से भरी हुई रात थी। इस सेंटेंस में हॉरिबल एक एडजेक्टिव है जो नाइट की क्वालिटी बता रहा है। हमने इसे एडजेक्टिव फ्रेज में बदलकर फुल ऑफ हॉरर लिखा, जिसका मतलब है ऐसी रात जो खौफ या दहशत से भरी हो, यानी हॉरिबल नाइट और नाइट फुल ऑफ हॉरर का मीनिंग एक ही है।